मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, आदाब, अर्ज़ जनाब आप लोगों को। और आपके साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी जिंदगी गुजारे होंगे बड़े ही भरपूर तरीके से गुजारे होंगे। लेकिन बात कर ली जाए अगर मुहलिक वायरस एक मर्तबा फिर आपको पता है कि बेलगाम हो चुका है और केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इंतजामिया की जानिब से बार बार SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की जा रही है जनाब, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि SOPs को मद्देनजर रखते हुए अपनी सरगर्मियों को सरअंजाम दे। और आपको पता है कि वायरस की जो तीसरी लहर है वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए पहले से भी ज्यादा एहतियात करने की हम लोगों को जरूरत है। तो आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और समाजी फासले को यकीनी बना लें, खुद भी कोरोना वायरस से महफूज रहें और दूसरों की जिंदगियां भी बचाएं। मौसम बहार की वजह से इनकाद किया गया था मुख्तलिफ मेलों का, लेकिन वो भी कोरोना केसेस की वजह से अब मुलतवी कर दिया गया है और उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन इन फूलों की जो घर का आंगन महकाए रखते हैं नाज़रीन, बच्चे जो है वो घर की रौनक होते हैं। और आपको पता है कि माँ बाप की जान बसती है बच्चों में, और वो आए रोज माँ बाप से भी तवक्को करते हैं और डिमांड करते रहते हैं कि हमें बाहर लेकर जाएं। और ऐसे मौसम में बच्चों के साथ बाहर जाइए और लुत्फ अंदोज होइए। लेकिन अगर बात की जाए बच्चों के हवाले से तो आजकल माँ बाप जरा उन पे ध्यान नहीं दे रहे और बच्चे मन के सच्चों को खुदा का रूप भी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दरिंदा सिफ्त जराइम पेशा नासिर भी इस मुआशरे में हमारे पाए जा रहे हैं जो इन फूलों के साथ जराइम से भी बाज नहीं आते। गुज़श्ता अगर कुछ सालों की बात की जाए तो बच्चों पर तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और अगवा के वाकयात में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह वालिदैन की गफलत भी समझा जाता है। अक्सर वालिदैन की जानिब से बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता, बच्चों को ऐसे वाकयात से बचने से मुतालिक एजुकेट नहीं किया जाता कि वो इस मुआशरे में इंसान के लिबादे में मौजूद जो भेड़िए हैं उनसे महफूज रह सके और उनको पहचान सके। बच्चों को इस हवाले से एतमाद में लेना, इन्हें एजुकेट करना वक्त की अब अहम जरूरत बन चुका है। बच्चों को ऐसे वाकयात से मुतालिक कैसे एजुकेट किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं आमना बशीर, हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, आज हम बात करें खसूसी तौर पर बच्चों के हवाले से, और जैसे आप भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और आप अच्छे तरीके से हमें बता सकती हैं बच्चों के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि बच्चों में तशद्दुद के वाकयात और जिनसी ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं कि वो किससे बचे, किससे ना बचे, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना? नहीं, बल्कि कुछ अरसे से ये देखने में आया कि पेरेंट्स थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं इस चीज़ को करने में। अब तो बल्कि ये हुआ है कि मैंने अवेयरनेस देनी शुरू की है इस मामले में। पेरेंट्स जब भी मुझे मिलते हैं मैंने कहती हूँ कि आप बच्चों को बताएं टचिंग इज ओके और विच टचिंग इज नॉट ओके। आप दोनों ओके और नॉट आप जरूर बताएं, उनके बारे में बैठ के बात करें, लेकिन एक ही सिटिंग में नहीं। इस कन्वर्सेशन को आप लेटर किसी भी सिटिंग्स में, खाने की टेबल पे, स्टडी टाइम पे, जब भी आप इकट्ठे हो तब आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को सेफ प्लेस, अनसेफ प्लेस, हर चीज के बारे में बैठ के बताना शुरू करें, फिर ही बच्चे सीखेंगे। क्योंकि बच्चे 0 to 8 ईयर्स, जो मतलब 1 ईयर से लेके 8 ईयर्स तक के बच्चे हैं, बहुत जरूरी है इनको इस बारे में एजुकेट करना और ये भी बताना कि आपकी बॉडी आपकी जिम्मेदारी है। आपको कोई छू रहा है या आपको कोई किस कर रहा है, आपको नहीं अच्छा लगा, इट्स ओके। आप कह सकते हो कि आई डू नॉट लाइक यू, चाहे वो पर्सन कितना ही अच्छा हो, कितना ही नाइस क्यों ना हो आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि आप लेटेस्ट रिसर्चेस के मुताबिक जो 60% है केसेस जो चाइल्ड अब्यूज में होते हैं शामिल, वो वाले हैं जो कि आपकी नेबर्स में हैं या आपके आसपास जो होते हैं। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स 30% ऑफ द पॉपुलेशन है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जिनको हम बहुत करीबी रिश्तेदार कहते हैं। 60% वो वाली पॉपुलेशन है जो साथ रह रही है। उसके अलावा 10% स्ट्रेंजर्स हैं। आप स्ट्रेंजर्स के बारे में बताएं उनको कि आप किसी भी स्ट्रेंजर से कोई चीज लेकर नहीं खानी, बड़ों से दोस्ती ना करें, सबसे ज्यादा ये भी बहुत जरूरी है। और आपका जिस्म आपकी मर्जी है, आप कोई किसी का हक नहीं है कि कोई आपको देखे, आपको मतलब कोई कहे कि मुझे कोई दिखाओ या पिक्चर बनाए आपकी। लेकिन आमना, क्या आपको लगता है कि हम बच्चों को एतमाद उतना दे पाते हैं कि वो हमसे आके हर बात कर पाए, कि गैर मामूली भी कोई बात हो या कुछ ऐसी भी बात हो वो हमसे आके कम्युनिकेट कर पाए? क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन ही एक इसका मसला है या हल है जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है, ये देखने में भी आता है बहुत ज्यादा। बल्कि अब तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मैं साइको एजुकेट करती हूँ इस चीज के मामले में कि अब पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है चाइल्ड अब्यूज में सबसे पहले अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी, बच्चे में सेल्फ हार्म,
सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज्यादा आगे जाके लीडिंग कॉजेज बन सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जन्म ले सकते हैं अगर पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो। सबसे पहले पेरेंट्स को ओपन कम्युनिकेशन रखनी चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे जब भी बात करें ओपनली बात करें, और मैंने हमेशा कहा है पेरेंट्स को कि जब आपके पास बच्चा स्कूल से है, कहीं रूटीन से है, पार्क से है, बच्चे खेल ही खेल में उनसे पूछे क्या रूटीन थी, क्या किया, किसको फ्रेंड बनाया, कैसा फ्रेंड था आपका। मतलब आप इस तरह से रखोगे तो आपको फिर पता लगेगा। और हाँ, एक और चीज, बच्चे ने अगर कोई बात आपसे शेयर की है ना कि मुझे फलां ने मुझे किसकी मुझे नहीं अच्छा लगा, पे अटेंशन टू दैट, उस चीज को टेंशन दे, फौरन पूछे, उसे इंक्वायर करें, क्वेरी रखें कि भाई क्यों नहीं अच्छा लगा, किसने कब किया, और फिर उसे तब थोड़ा सा जरूर बताएं। इट्स योर राइट, आपको जो नहीं अच्छा लग रहा आप बताए, आपने नहीं उसको किस करने देना, अपने आपको अपने हक नहीं करने देना उसको। अच्छा, एक और चीज है, बच्चे को 2 तरह की सिचुएशंस के बारे में बताएं कि एक सीक्रेट होते हैं अनसेफ सीक्रेट, एक सेफ सीक्रेट होते हैं। सेफ सीक्रेट वो होता है कि जिसमें आप किसी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रहे हैं तो आप वो सेफ सीक्रेट है, वो आप कोई भी बता सकता है। अनसेफ सीक्रेट वो है कि कोई आप गलत काम कर रहा है और आपको कहीं किसी को नहीं बताना, वो सीक्रेट नहीं है, उसमें आपको पता है। और एक और चीज भी हम बच्चे को बताते हैं, आपको पता है कोई आपको अगर तंग कर रहा है, मतलब कोई आपको खुद ही फील होना शुरू होगा, बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गया, आपका दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, दिस इज नॉट गुड टच। वो टच उस वक्त आपकी बॉडी आपको बता रही होगी, आपको पसीना आना होगा, यू डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो फिर आप फौरन अपना सेफ प्लेस ढूंढो। सेफ प्लेस वो है जहाँ बहुत सारे लोग हों, अनसेफ प्लेस वो है जहाँ कम लोग हों, ठीक है। सेफ प्लेस में आप फौरन जाओ। तो क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चे या माँ बाप ये एजुकेट कर रहे हैं अपने बच्चों को, ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने ये करना है? पहले ये ट्रेंड नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा टैबू समझा जाता था कि हम मतलब बच्चे के साथ कैसे बात कर सकते हैं। पेरेंट्स फील सो मच रेजिस्टेंट ऑन दैट, हेजिटेंट फील, क्योंकि बहुत से ऐसे वाकयात हमने देखे हैं कि अगर बच्चे आके बताना एक कोशिश भी करते हैं अपने वालिदैन को कि ये हमारे साथ हुआ है, तो वालिदैन उन्हीं को ही डांट देते हैं कि आप लोग चुप करो, आप लोग गलत बोल रहे हो, आप लोगों को शायद गलत लगा है। फिर यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, फिर यहीं से तो बच्चे में गिल्ट, शेम, और उसे लगता है कि शायद ही इज द ओनली वन जिसके साथ ये हुआ और वही जिम्मेदार है उस चीज का। तो यहाँ से आके पेरेंट्स को तो मैं बार इसलिए साइको एजुकेशन को प्रॉपर, अब तो सोशल मीडिया का जिस तरह दौर है, मैं तो आप लोगों को कहूंगी कि इस चीज में अपना बहुत ज्यादा प्रॉपर रोल प्ले करें। हमारा मकसद भी यही है आमना कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम जो हमारे जो घर में देख रहे हैं हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि वो किस तरह अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें ताकि वो इन मसाइल से जो 2-4 हैं वो ना हो पाए। ऐसे ही है, फिर इसी प्लेटफॉर्म के, इसी सोशल मीडिया के तवज्जो से अब आपको पता है जिस तरह से लॉकडाउन फिर दोबारा मतलब थोड़ा सा बच्चे फिर स्कूल से ऑफ हैं तो पेरेंट्स के पास ज्यादा वक्त गुजारते हैं। ये टाइम ना कुछ लिहाज से मुझे पॉजिटिव भी लगा है उस हवाले से कि बच्चों ने पेरेंट्स ने थोड़ा अपने बच्चों को जाना भी है, उनको पता भी लगा कि इनके साथ टाइम डिवाइड करना है, कैसे एक्टिविटी स्केड्यूलिंग करनी है। कोरोना के सिलसिले में बात कर रही हैं आपके जो घर में आप सारे बैठ गए हैं। मुझे तो वो बड़ा पॉजिटिव लगा। मैंने तो बहुत सारा उस दौरान में गाइड भी किया, हमने ऑनलाइन सेशंस किए पेरेंट्स के साथ कि अब आपको अब टाइम है कि एक्टिविटी स्केड्यूलिंग करें, जाने अपने बच्चों को, ये सबसे बेस्ट टाइम है। अब बच्चे जबकि स्कूल भी नहीं जा रहे तो ज्यादा दोस्ती का वक्त नहीं, क्योंकि उन दोनों को फिजिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है, खाने की टेबल पे इकट्ठे हैं, टीवी इकट्ठे देख रहे हैं, हर चीज इकट्ठी हो रही है, घर में माँ बाप की नजर है पूरी बच्चों पे, तो ये बेस्ट टाइम है जिसपे एक दूसरे को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और आपस में सपोर्टिव एनवायरनमेंट पैदा। तो अभी आपने जैसे स्कूल्स के बारे में बात की है, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल जो हैं वो अपना किरदार निभा रहे हैं कि अपने बच्चों को बता सकें कि ये जो माशरती मसाइल हैं इन हवाले से आगाह कर सकें उनको? मैंने इसमें कहा ना सोशल मीडिया का थोड़ा रोल इस जरा थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। जब से ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स पे बात होना शुरू हुई है तब से थोड़ा टीचर्स ने भी अपना किरदार अदा शुरू किया है। लेकिन ये कि अब हर स्कूल का एक होता है सिलेबस होता है या कोई चीज होती है जिसको वो फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो उसके मुताबिक हर स्कूल में ये लाजिम है कि आप थोड़ा सा बच्चे को एजुकेशन गुड टच बैड टच की थे। हमने भी स्कूल में हमने भी अपनी एक मुहिम शुरू की थी जिसमें हम स्कूल्स में मुख्तलिफ गए, वहाँ पे हमने गुड टच बैड टच के बारे में पूरी बच्चों को आगाही दी, अपने टीचर्स को बताया और हमने उनको कहा कि आपने ये कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये तो मुसलसल प्रोसेस है ना, इट्स ऑन गोइंग। आपने अगर बच्चे को मुसलसल बताते रहेंगे, एक चीज मैं बार बार कहती हूँ कि आप जब पेरेंट्स को भी कहती हूँ, मैं टीचर्स को भी कहती हूँ, अपनी बात को मुसलसल बताते रहें। जिस तरह मैं बच्चों को कहती हूँ आपको किसी ने गुड टच बैड टच में फील हुआ है कि ही इज नॉट द राइट पर्सन, तो आप मुसलसल अपनी बात बताओ जब तक कोई आपको लगता है कि कोई सही सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, क्योंकि बात पेरेंट्स अपनी इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ट्रेंड्स अब चेंज हो रहे हैं, होपफुली वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। आप लोगों के साथ हम भी यही चाहते हैं कि ये चेंज आए और मुस्बत चेंज आए। तो मुझे ये बताइए आमना, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, खासतौर पर बच्चों की अगर बात की जाए, तो वो किन शिकार हो जाते हैं, जहनी तनाव का या डिप्रेशन का, किस तरह की चीजों का शिकार हो जाते हैं?
सेल्फ आइसोलेशन हो जाती है, बच्चा एकदम चुप हो जाता है, बिल्कुल टोटली आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, या फिर बिला वजह एंगर आना शुरू हो जाता है उसमें। मतलब ये सिम्टम्स हम कह सकते हैं कि हो सकते हैं बच्चों को कि वो किसी जहनी तनाव का शिकार है या इस तरह की चीज उनके साथ हो रही है। और बहुत सारे केसेस हमारे हम हॉस्पिटल सेटिंग में या जब भी काम करते हैं, बिलीव मी, इंसेस्ट केसेस होते हैं, बचपन में रेप हुआ होता है या कुछ इस तरह से होता है, उनके बहुत सारे काजेस मेंटल इलनेस के तौर पे जब बड़े एडल्टहुड में जाते हैं बच्चे तब रिपोर्ट होते हैं, या तो फिर उनमें सब्सटेंस अब्यूज आ जाता है, एंग्जाइटी इश्यूज के साथ आ जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइड की तरफ भी बात चले जाते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं बच्चे अपने आप को, एंगर होता है बहुत ज्यादा उसमें, अपने आप को मतलब आइसोलेट कर देते हैं, पीयर्स प्रेशर फील करते हैं बहुत ज्यादा, दोस्तियां नहीं करते, घबराते हैं लोगों से, शाइनेस आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम तो बहुत ज्यादा पाई जाती है ऐसे बच्चों में। लेकिन आमना, अगर ये चीजें भी हमने देखी हैं कि अगर बच्चे इस तरह आइसोलेट हो जाते हैं या बहुत शाय हो जाते हैं तो घर वाले ये कहते हैं कि अच्छा शायद ये शाय है, इसको कोई मसला नहीं है, ये वैसे ही बात नहीं कर रहा है, ये शाय है, तो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के मामला, अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर पेरेंट्स को नजर आए तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? फौरन, दीज आर द वार्निंग सिम्टम्स। मैं तो कहती हूँ फौरन सबसे पहले तो घर में जरूर एनवायरनमेंट रखें कि बच्चे को आप लोग इतना दो कि वो बोले आपके साथ, आप उसको इतना कॉन्फिडेंस दो कि वो आपके साथ हर बात शेयर करे। अगर आप सपोर्टिव नहीं हो तो वो फिर अपने आप को आइसोलेट करे। दीज आर द वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स। फौरन पिक करो इन चीजों को, बच्चे को आप वार्मथ दो, हग करो और उन्हें पूछो और उन्हें बताओ कि थोड़ा सा एजुकेट भी करो, फिर कहीं ना कहीं बच्चा ओपन अप होता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बच्चे तो आर द स्वीटेस्ट थिंग जिनको हम मतलब हैंडल कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं उन्हें, प्यार से, प्यार के एक चाहिए होता है उनको प्यार, कि आप प्यार से उनसे पूछो तो वो हर चीज आपको बता देते हैं। जी, इसी तरह है आमना। और बच्चे हैंडल करना सबसे दुनिया का स्वीटेस्ट काम है। प्ले थेरेपी में, खेल ही खेल में, पपिट्स के थ्रू आप अपनी मतलब आप बाजू का अच्छा बच्चे एग्जिबिट कर देते हैं अपने आप को, मतलब आप प्ले डो के साथ उनको कराएं, पपिट्स के साथ, या आप डोल्स के साथ बैठ के जब मदर्स खेलती हैं बाजू का बच्चे एग्जिबिट कर देते हैं जो उनके साथ हुआ होता है, वो डोल्स के थ्रू प्रिटेंड प्ले में शो कर देते हैं कि दैट इज व्हाट हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो फिर उस वक्त ये भी वार्निंग सिम्टम्स हैं। Parents should be so much attentive on the signs and symptoms that children are अभी ये जैसे आप हमें बता रही हैं कि ये थेरेपीज करनी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी थेरेपी करनी चाहिए, तो इसके बाद का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से कि उनको नॉर्मल रूटीन की तरफ या नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आए? कॉन्फिडेंस दें उनको बहुत ज्यादा। किस तरह? हम ये कहते हैं, हम पेरेंट चाइल्ड की कमिटमेंट आपस में रिलेशनशिप थेरेपी हम इकट्ठी लेते हैं मिलके, मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप हम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फिर आगे बहुत ज्यादा लेटर लाइफ में उनको हेल्पफुल होता है। हम आपको पता है कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेन्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, जब पेरेंट्स का और चाइल्ड का रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, जब हम उसको अपनी थेरेपी में लेकर आते हैं, उनको आपस में मतलब उनको ग्रेजुअल एक्सपोजर के साथ या चीजों के साथ हम थोड़ा बताते हैं, तो फिर आपस में रिलेशनशिप मजबूत होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपनी लाइफ की तरफ वापस आना शुरू होता है। और पेरेंट्स सपोर्ट जब होगी ना तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो आपके पास भी केसेस आते होंगे इस तरह के, तो किस तरह के, किस नौयत के केसेस आपके पास आते हैं? और जब वो बच्चे आपको जब आके इस तरह की चीजें बता रहे होते हैं तो क्या पेरेंट्स को पता होता है? मोस्टली अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होता है। और वो चीजें आपसे पता चलती हैं, हमसे पता लगती है। और आप यकीन करें जब हम पेरेंट्स को ये बात बता रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिनाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने तो कभी ऐसे नहीं किया। अब जाहिर बात है हम तो सेटअप में बैठे हुए, पेरेंट्स आते हैं वो हमारे सामने ओपन अप हो जाते हैं, और वो भी ऐसे कि हम साइंस पिक करते हैं, हम खेल ही खेल में उनके साइंस पिक करते हैं, हम देखते हैं कि क्या चीज है, क्या किस बात पे एग्जिबिट कर रहे हैं। फिर हमें जब वार्निंग साइंस पता लगते हैं, हम बच्चे को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, फिर वहां पे वाकई कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलता है, फिर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और दे फर्स्ट ऑफ ऑल डिनाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम साइको एजुकेट करते हैं, साइको एजुकेशन के बाद फिर पेरेंट्स को थोड़ा पता लगता है, फिर अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं, दोनों का आपस में देते हैं, मतलब हम एक्टिविटी स्केजुलिंग कराते हैं, हम कहते हैं एक्सरसाइज करें, उनके साथ हेल्दी डाइट करें, स्लीप प्रॉपर करें, इसको अगर एंगर, अच्छा बच्चे में अगर एंगर इश्यूज भी आ रहे हैं तो भी वार्निंग सिम्टम्स है। आप ये देखें, ये भी बहुत कोई ना कोई आपके अंदर ट्रिगर होता है, किसी ऐसे फर्द को देख के बच्चे को गुस्सा आता है जिसके साथ उसका गलत याद वाबस्ता होती है, ये भी चीज है। फिर इस तरह ये वाली चीजें अगर पेरेंट्स को हम थोड़ा साइको एजुकेट करते हैं, सपोर्टिव वर्क उनके साथ करते हैं, फिर जाके वो पिक करते हैं और फिर थोड़ा सा हेल्प आउट होता है और बच्चा थोड़ा वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। और बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना कितनी आजकल के वक्त की जरूरत बन गया हुआ है कि उनको पता चले कि हमने अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो हमने किस तरह बचना है, या हमें कोई
खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल अगवा के वाकयात भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इस चीज को आप किस तरह परस्यू करेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो एक पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। मुझे हर करिकुलम के साथ ये तो ट्रेनिंग जरूर रखनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आप देखें जिस तरह से हर चीज पहली बात चीजें बहुत ज्यादा अनअटेंडेड चली जाती हैं, फिर लेटर इन लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है। मैं तो पेरेंट्स को जरूर एडवाइस करूंगी यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू के यार आप लोग जरूर सेल्फ डिफेंस का, चाहे आप थोड़ा सा टाइम निकालो, चाहे फूड ट्रेनिंग दो या स्कूल्स में करिकुलम के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सेल्फ डिफेंस इज मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड। तो क्या स्कूल के उस पे नहीं कराना चाहिए? स्कूलों का किरदार नहीं है तो सबसे बेस्ट हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो, लेकिन अब हर एक का अपना करिकुलम होता है। अगर हो जाए यहाँ पे तो फिर दिस इज द बेस्ट ऑफ थिंग दैट कैन हैपन टू दैट चाइल्ड। मतलब उनको पता होगा द सेल्फ डिफेंस है, और फिर उनको ये भी बताना है सेल्फ डिफेंस कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना। ये भी थोड़ा उनको सेग्रीगेट करना है, जिस तरह हम ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं ना सेफ और अनसेफ चीज की, टचिंग की, प्लेस की, सिचुएशन की, तो इसी तरह उनको ये भी बताना है कि आपको जब हम ये डिफेंस ट्रेनिंग दे रही थी तो ये आपस में लड़ाई के लिए नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द यूज फॉर द कॉज, कि जब आपको लगे कि यू आर इन डेंजर, कोई आपको सिम्टम्स या साइंस मिल रहे हैं तो फिर आप यूज करें। और दूसरा आमना, हमने देखा है कि जब स्कूल बच्चे जा रहे होते हैं तो तब उनको किस तरह महफूज रखा जाता है, क्योंकि आजकल वैन में भी बच्चे जा रहे हैं, ड्राइवर्स के साथ भी बच्चे जा रहे हैं अकेले, तो उनको किस तरह की चीजें बतानी चाहिए? फिर इनिशियल लेवल पे यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स जरूर कन्वर्सेशन करें। ठीक है, कि आप बताएं उसको कि आपका जो आपका बॉडी है ये आपकी प्रॉपर्टी है, हर एक को हक नहीं है कि वो उसको यूज कर सके, कोई पिक्चर ले सके, और कोई बड़ा भी, किसी बड़े का भी हक नहीं है कि वो अपने आप को पार्ट्स शो करा सके, ना आपकी पिक्चर बना सके। ये जरूर आप बैठ के उसको बताएं, सेफ अनसेफ प्लेस का बताएं, उसे ये भी बताएं कि आपने नो जोर से कहना है, आपका राइट है नो कहना, आपने बताना है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपने खामोश नहीं रहना। ये आप ट्रेनिंग देंगे, बच्चे में कॉन्फिडेंस देंगे तो ही इज सेफ एवरीवेयर विद सेल्फ डिफेंस। वो तो अकेला भी सफर कर सकता है, इट्स ओके। मतलब जरूर बताएं, अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं, घर में ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं, और हर तौर पे। और बच्चों की मतलब बच्चा पैदा करना तो इट्स अ थिंग, लेकिन उसके साथ उसकी ट्रेनिंग करना ये एक बहुत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, फिर उसके बाद स्कूल्स आ जाते हैं, फिर टीचर्स आ जाते हैं, फिर और आ जाते हैं। हाँ, ये भी बताना है, बच्चे के साथ बैठ के गुफ्तगू करें, कौन से लोग उसके रिस्पॉन्सिबल है, किन पे वो ट्रस्ट कर सकता है, किन पे नहीं ट्रस्ट कर सकता। डिफाइन करें उसके साथ रिलेशनशिप्स कि कौन सा रिलेशनशिप है। आप उसको ये भी बताएं कि कौन सी जगह पे जिस पे आप गुड फील करते हो, कि आप इसमें खेल रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे आप बिल्कुल सेफ फील नहीं करते, तो फिर टॉक अबाउट इट। बस जब बच्चा बोलेगा, वार्निंग सिम्टम्स पेरेंट्स पिक करेंगे, तो दैट इज मतलब गुड फॉर पेरेंट एंड चाइल्ड बोथ। और आमना, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, बच्चे जब आपसे आके बात करते हैं, और आप तो वो कितनी ड्यूरेशन होती है, आप लोग उनसे कितनी देर बात करते हो, और वो उनका जो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जाना वो कितनी देर में होता है? ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट तो इसके लिए ट्रॉमा फोकस थेरेपी हम करते हैं बच्चों के लिए, और कम से कम भी एटलीस्ट 12 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। 45 मिनट्स का एक सेशन होता है जिसमें, और प्रोबेबिलिटी अब डिपेंड करता है कि ट्रॉमा कितनी देर है, किसने किया है, उस आदमी या पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, कितनी देर बच्चा अब्यूज होता रहा है, और कहीं उसकी बात जब उसने सुनाई है तो उसको मतलब सपोर्टिव कैसा एनवायरनमेंट मिला, मतलब किसी ने उसको सपोर्ट किया है कि नहीं किया। ये 3 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। फिर जब ये 3 चीजें नहीं उसको प्रॉपर मिलती तो अनहेल्दी जो थॉट्स हैं वो उसकी गिल्ट की तरफ ले जाती हैं, सेल्फ हार्म की तरफ ले जाती हैं। फिर वो फिर हम ये सारी चीज़ों को पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज की तरफ लेके जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं। स्लीप, मतलब उसको स्लीप के डेप्रीवेशन आ रही होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उसमें एकदम रूटीन उसकी चेंज हो जाती है बच्चे की। हम उसकी रूटीन वापस लेकर आते हैं आहिस्ता उन सेशंस में, उसको थोड़ा ग्रेडेड एक्सपोजर देते हैं, ग्रेजुअल एक्सपोजर आहिस्ता वापस। और बाजू का ऐसे बच्चे तो आमना अब मतलब परफॉर्मेंस भी नहीं उनकी अच्छी होती। अगर स्कूल की बात की जाए तो वहां पर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते जैसे वो पहला कर रहे होते हैं, तो इस चीजें से भी वालिदैन अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और हम डीप ब्रीदिंग भी बच्चे को कराते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी साथ उसके होता है। फिर वो अपनी मतलब वो ट्रॉमा को साथ डीप ब्रीदिंग के और रिलैक्सेशन के साथ वो करता है, पेयर अप करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना सीख जाता है, फाइट करना सीख जाता है, और सेल्फ ब्लेमिंग खत्म कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम भी यही चाहते हैं, और हमारा ये सेगमेंट का रखने का भी यही मकसद था कि हम आप तक वो अवेयरनेस पहुंचा सके और आपको बता सके कि आपने किस तरह अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, और कम्युनिकेशन लेवल किस तरह आपने बनाना है, मजबूत बनाना है। आमना बशीर हमारे साथ मौजूद थी। आमना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब, ये जो हमने आज सारी बातें की हैं वो आप लोगों के लिए की हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से मुस्तफीद होंगे और इन टिप्स से मुस्तफीद होकर अपने बच्चों के साथ जो गैप है ना वो कम करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाजरीन, इंसानी बाल कुदरत का बहुत ही हसीन और खूबसूरत तोहफा है जो हमें मिला है, जो इंसान की शख्सियत में एक निखार पैदा कर देता है। बालों के मुख्तलिफ स्टाइल्स इंसान की पूरी लुक ही चेंज करके रख देते हैं। इसलिए मर्द और खवातीन दोनों ही यकसा तौर पर बालों को खूबसूरत बनाने की तगदो में रहते हैं, और लेकिन गैर मुनासिब खुराक और दीगर कई वजूहात की बिना पर बालों का गिरना एक आम मसला बन चुका है हर किसी का। गंजेपन का शिकार अफराद इस महरूमी को दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना शुरू कर दिया है उन्होंने। लेकिन अब इस शोबे में भी अताइयों और नतजुर्बाकार लोगों की बहुतात हो चुकी है जो इंसानी सेहत और जज्बात के साथ खेल रहे हैं। इस हवाले से मुनासिब कवानीन की अदम मौजूदगी की वजह से जगह जगह हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स खुल चुके हैं जो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। कुछ अरसा कबल की बात की जाए तो पाकिस्तान के मारूफ फनकार साजिद हसन को भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा था। क्या ट्रांसप्लांट इतना आसान काम है कि कोई भी कहीं भी इसका क्लिनिक खोल सकता है? इस हवाले से कवानीन क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वारिस अनवर हैं, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वारिस, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर, सबसे पहले तो हम जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो अगर मर्दों की बात की जाए तो औरतों में भी अब हो रहा है, लेकिन मर्दों की बात की जाए तो वो ज्यादातर इस चीज के पीछे है, उनमें ज्यादा रुझान पाया जा रहा है। लेकिन समझ नहीं आती कि किससे कराना है हमने ट्रांसप्लांट, किससे नहीं कराना, क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में हमें ट्रांसप्लांट के क्लिनिक खुले हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे पहले आप? अच्छा जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बाकायदा मेडिकल प्रोसीजर है जो कि मेडिकल के साथ साथ एक आर्ट है। ठीक है। तो इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक चीज है बेसिक क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए आपको MBBS डॉक्टर होना और उसके साथ आपका एक लाइसेंसिंग डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद आ जाता है कि ट्रेनिंग, कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली हेयर ट्रांसप्लांट की। जाहिर बात है कि आपने ग्रेजुएशन की, आपने MBBS के बाद एक लाइसेंस लिया प्रैक्टिस का, लेकिन आगे एक स्पेसिफिक फील्ड की ट्रेनिंग होती है। हेयर ट्रांसप्लांट की आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, उसके बाद आपका इस फील्ड में तजर्बा कितना है। तो इसमें मैं अपने सुनने वालों को ये आगाह करता जाऊं कि पाकिस्तान में हम लोग जिन्होंने आज से 20 साल पहले बाहर से सीख के आके, जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी फ्लोरिडा से फेलोशिप की स्किन में, फिर सुपर स्पेशलिटी के तौर पे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चूज किया। वहां पे थे डॉक्टर बर्नार्ड कोहन, उनके साथ मैंने अटैचमेंट में ये हेयर ट्रांसप्लांट सीखा। फिर मैं पाकिस्तान वापस आया, वापस आके मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की, और 2015 में जितने हम सीनियर लोग थे, हम लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम है हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। ओके। उस सोसाइटी का मकसद ये था कि उनके पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा इदारा वजूद में नहीं आया जो कि लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट सिखा सके, तो हमने उसकी बुनियाद पर लोगों को सिखाना शुरू किया। अच्छा, आप सिखा भी रहे हैं? यस, हम जो सीनियर लोग हैं, हमने हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक सोसाइटी बनाई है। ठीक है। कोई भी बंदा जो कि बुनियादी तौर पे MBBS डॉक्टर है और उसके पास पाकिस्तान में प्रैक्टिस का लाइसेंस है, वो हमारे पास आ सकता है, हम उसको हेयर ट्रांसप्लांट सिखाते हैं। ये वो दो बुनियादी क्वालिफिकेशंस हैं। एक तो बंदा डॉक्टर हो, उसके बाद वो किसी से ट्रेनिंग ले, उसके बाद प्रैक्टिस करें। तो फिर आप लोग बकायदा उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं? यस, हमारे उसके बाद एक सिस्टम है कि हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको अपने पास रजिस्टर्ड करते हैं। उसके बाद अगला मरहला है, वो है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, जो दुनिया में सबसे बड़ा एक इदारा है, जिसमें इस वक्त कोई 56 ममालिक के जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो मिल के इस पे रिसर्च करते हैं, इसका नॉलेज आगे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन की सर्जरी की मेंबरशिप मैंने 2003 में ली थी। ठीक है। अब 18 साल हो गए मैं उसका मेंबर हूँ। उसके बाद अगला मरहला आता है, कोई बंदा सीनियोरिटी में कम से कम 5 से 10 साल उसे गुजर गए, उसने कम से कम कोई 100 से ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर ली, तो फिर वो इस बात का अहल हो जाता है कि वो अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का एग्जाम दे। ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने 2019 में मैंने अमेरिकन बोर्ड, और आपने 100 सर्जरीज कर ली हैं? मैंने इस वक्त कम से कम कोई 4000 सर्जरीज मैं कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद इस तरह है कि मैंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी जो है उसका एग्जाम दिया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से ये बात कह रहा हूँ कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने अमेरिकन बोर्ड में रिटन और ओरल दोनों
पार्ट में टॉप किया है, जो इससे पहले किसी पाकिस्तानी के हिस्से में फिर ये तो कामयाबी नहीं है। आप मुबारकबाद के हकदार हैं और आपको हम मुबारकबाद देते हैं, हमारी पूरी जागो लाहौर की टीम आपको मुबारक देती है। तो मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो मतलब इस तरह का काम करे ट्रांसप्लांट के हवाले से, और वो लोगों को हुकूमती सतह पर सर्टिफिकेट दे? हाँ जी, क्योंकि आप लोग तो प्राइवेट अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये परफेक्ट टाइम है कि जो पाकिस्तान के जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो कि पहले पीएमडीसी था, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, उसको चाहिए कि उन लोगों पर ये खास नजर रखे कि जो डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ पे इश्यूज ये होते हैं कि जिस वक्त कोई लाइसेंसिंग कोई अथॉरिटी आती है तो वो सबसे पहले डॉक्टरों से शुरू करती है, जबकि सबसे पहले शुरू करने का ये काम है कि जैसे कि बाकी दुनिया में है, कोई भी बंदा जो डॉक्टर नहीं और उसके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं, वो पेशेंट को टच नहीं कर सकता। और यहाँ पे तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, वो भी क्लिनिक खोलकर बैठे हुए। बिल्कुल, और ये बड़ी बैड लक है कि पाकिस्तान में अभी तक लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि डॉक्टर कहते किसे हैं। आपके इस फोरम का आज मैं फायदा उठाते हुए तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ ताकि उनको पता लगे कि डॉक्टर लफ्ज, आप मेडिकल डॉक्टर आप किसके लिए यूज कर सकते हैं। जो मेडिकल डॉक्टर का लफ्ज है वो आप सिर्फ पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक एक एमबीबीएस डॉक्टर और बीडीएस डॉक्टर, इसके अलावा आप किसी के साथ वर्ड डॉक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए अनफॉर्चुनेटली लोग अपने नाम के साथ किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर, फलां डॉक्टर, अब तो हर्बलिस्ट, हर किस्म के लोग, इवन के जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया है। तो अब ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे बाद में बात करेंगे, अभी हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से बात कर लें। तो हमें ये बताइए कब हमें फैसला करना चाहिए कि मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है, और डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना अहम है? मैं ये समझता हूँ जी, कोई एज लिमिट है इसकी? जी, इसमें दो अलहदा वजूहात हैं। मर्दों में वजूहात अलहदा है बाल उतरने की, औरतों में अलहदा है। मर्दों में जो सबसे कॉमन वजह है वो है आपका मर्दाना मरूसी गंजपन, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आपके पेरेंट्स की तरफ से आप में जीन्स ट्रांसफर होते हैं, और अगर दोनों साइड से जीन्स ट्रांसफर हुए हैं, आपकी वालदा की तरफ से और आपके वालिद की तरफ से, तो अर्ली 18 ईयर्स में आपके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि जो बच्चा है 18 साल का, 17 साल का, उसको महसूस होना शुरू हो जाता है कि उसकी जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ जा रही है। और इसमें असूल ये है कि जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको बालों के रोकने के इलाज के। तो इसलिए अगर किसी की उम्र 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल, अर्ली 20s में उसके बाल उतरना शुरू हो जाएं, तो उसे चाहिए कि फौरन अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से राब्ता करे। जितना जल्दी वो शुरू करेगा जितना अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके बाद अगर बाल उतर गए हैं तो फिर ये है कि अगर बाल सामने से उतर चुके हैं, बाल नहीं है, तो फिर मर्दाना मोरूसी गंजपन से अगर बाल उतरते हैं तो उनका स्वाय हेयर ट्रांसप्लांट के कोई इलाज नहीं। इसके अलावा और भी वजूहात हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को बर्न हो गया है, इलेक्ट्रिक बर्न, रोड साइड एक्सीडेंट, इसके अलावा और बीमारियां हैं जिनमें इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, और इम्यून सिस्टम की कुछ बीमारियां हैं, लाइकन प्लानिस है, सोराइसिस है, और किस्म की बीमारियां जिनसे बाल उतर जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है मर्दाना मोरूसी गंजपन। अगर वो हो गया है तो उसका वाहिद इलाज हेयर ट्रांसप्लांट है। और ये हेयर ट्रांसप्लांट हम ज्यादातर यंग लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि पहले वो दवाई खाएं, क्योंकि आपके बाल बहुत कीमती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से सिर्फ उतने बाल पीछे से आगे ट्रांसफर होने हैं कि जिसने आपकी एक लुक इतनी रीजनेबल करनी है कि आप गंजे ना लगें। लेकिन फुल ऑफ हेयर अगर आप चाहते हैं कि आपका सर रहे तो उसके लिए आपको जो अपने बाल हैं उनको बचाना होगा, और उसके लिए जल्दी इलाज शुरू करना होगा। ये है मतलब हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी ट्रीटमेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल है। ये मेरा मैसेज मैं सब लोगों को देना चाहूंगा कि जिनके बच्चे यंग हैं, 17-18 साल की उम्र के हैं, उनके बाल उतरना शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो पहले अपने उतरते हुए बालों का इलाज कराएं। अगर बाल उतर गए हैं और आपकी एज 25 से 30 तक पहुंच गई है और आपके बाल इतने ज्यादा आगे से उतर चुके हैं कि आप वाज़े तौर पे गंजेपन का शिकार हो गए, फिर ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट। और मुझे बताइए कि हर एक के लिए ट्रांसप्लांट महफूज है, और अगर ट्रांसप्लांट कराने से पहले कोई टेस्ट भी कराए जाते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। ये बड़ी जरूरी बात है कि अगर कोई बंदा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है तो उससे पहले उसकी इवैल्यूएशन एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास होनी बहुत जरूरी है। वो इवैल्यूएशन क्या है कि उससे पूछा जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, को एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और बीमारियां हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल इंटेक है, तो इन सारी चीजों पे नजर रखते हुए आपने उसके टेस्ट कराने होते हैं। जो बेसिक टेस्ट हैं
वो हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, और हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये बेसिक टेस्ट हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी, सी और HIV है तो वो उस पेशेंट से डॉक्टर को या उसके स्टाफ को ना ट्रांसफर हो जाए थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्री ऑप इवेल्यूएशन पेशेंट की ठीक तरीके से हो। अगर उसको कोई बीमारी है तो उसके डायग्नोसिस किए जाए और उसके अकॉर्डिंगली उसकी सर्जरी प्लान की जाए। और यहाँ पर देखा जाता है डॉक्टर साहब के ट्रांसप्लांट अगर कराना है तो सबसे ज्यादा सस्ते से सस्ता होना चाहिए या सब महंगे से महंगा होना चाहिए, तो क्या हम इस तरह किसी डॉक्टर की काबिलियत परख सकते हैं? नहीं जी, मेरा ये ख्याल है कि काबिलियत परखने का सबसे बड़ा तरीका मैंने पहले बता दिया, उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन। फिर क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जी मैं क्राइटेरिया बताने लगा हूँ। उसका सबसे पहला क्राइटेरिया है उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, और तीसरा क्राइटेरिया फिर आ जाता है कोई उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल स्टैंडिंग। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है MBBS प्लस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की लाइसेंसिंग, ये मिनिमम क्राइटेरिया। उसके बाद अगला क्राइटेरिया आ गया कि उसका एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में। अगर डॉक्टर साहब का 5, 10, 15 साल का एक्सपीरियंस है तो उसने इतने डॉक्टर साहब ने सर्जरी कर चुके हैं कि वो आपके लिए सेफ हैं। उसके बाद अगर है जैसे कि अमेरिकन बोर्ड है, मैं इस वक्त कहूँगा दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जामिनिंग बॉडी है जो कि एग्जामिनेशन लेके आपको सर्टिफाई करती है कि आपके इस फील्ड में आप माहिर हैं, वो डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, जो कि मैं हूँ। इसी तरह पाकिस्तान में और डॉक्टर्स भी हैं कि जो डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने फील्ड में महारत हासिल करने के अलावा उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इन्होंने इंटरनेशनल एग्जाम देके अपने आप को साबित किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मुझे बताइए, जब ये ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ऑपरेशन होता है, तो कितनी ड्यूरेशन होती है इसकी और कितना टाइम लगता है? जो हेयर ट्रांसप्लांट है बुनियादी तौर पे ये डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने लगने हैं। ठीक है। अगर तो एक मिनिमम सर्जरी है जिसमें 2000 ग्राफ्ट्स तक जिसे हम बोलते हैं, अगला हिस्सा सिर्फ गंजापन है, तो उसमें कम से कम 4 से 6 घंटे लगते हैं। अगर 2500 ग्राफ्ट तक हैं या 3000 ग्राफ्ट तक हैं 6 से 8 घंटे लगते हैं। ज्यादातर जो सेफ सर्जरी है वो 3000 से 3500 ग्राफ्ट हैं, जो कि इंटरनेशनली रिकमेंडेड होता है कि इसमें इससे ज्यादा ग्राफ्ट ना लगाएं। तो वो एट एवरेज 6 से 8 घंटे में ये सर्जरी हो जाती है। और ये सर्जरी मरीज को पूरा बेहोश करके नहीं होती, ये सिर्फ। लेकिन डॉक्टर साहब कहा जाता है ये बड़ा ही तकलीफदेह प्रोसेस होता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ये मिनिमली इन्वेजिव हो गई है। जब से फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन या एक्सिजन टेक्निक आई है, ठीक है, इसमें कट नहीं लगता, स्टिच नहीं लगता। इसमें सिर्फ आपकी जिल्द के ऊपर वाले 3 mm में होल करके वहां से बाल निकाले जाते हैं और आगे जो बाल लगाए जाते हैं वो भी 0.9 mm का होल होता है और 3 mm तक या 4 mm तक वो नीचे उसकी डेप्थ होती है। और जो पेशेंट होता है उसको बेहोश किया जाता है या होश में होता है? पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता, उसको सिर्फ सुन किया जाता, उसके उतने हिस्से को फर्ज करें कि हाँ हमने बाल पीछे से लेने हैं, ठीक है, तो सर की जिल्द की पिछले हिस्से को हम सुन करेंगे और फिर हम वहां से बाल लेके जो आगे वाला हिस्सा है जहाँ पे बाल लगाने हैं उस हिस्से को सुन करके वहां बाल लगा देंगे। अब ये इसी तरह का प्रोसीजर है जैसे कि आपको डेंटल प्रोसीजर कराते हैं, आप दांतों की स्केलिंग, दांतों का कोई काम कराते हैं, ये उसी लेवल का प्रोसीजर है। या खुदा ना खास्ता आपको कोई चोट लग जाए तो आपको मामूली से कोई स्टिचेस लगें या उसकी मरहम पट्टी हो, ये एक क्वालिफाइड। और इसकी कौन कौन सी टेक्निक से डॉक्टर साहब, कौन कौन सी टेक्निक से ट्रांसप्लांट किया जाता है पाकिस्तान में अगर देखा जाए? इसकी 2 मेजर टेक्निक्स हैं। एक है FUT, इसमें हम पीछे से स्ट्रिप काटते हैं, जो कि एक क्लासिकल और पुरानी टेक्निक है। क्लासिकल जिसमें स्ट्रिप लेके जिल्द को बाद में लहदा बाल करके वो लगाए जाते हैं, जिसको FUT बोलते हैं। ठीक है। अब एक नई टेक्निक ने इसको रिप्लेस कर दिया जिसमें पीछे से स्ट्रिप नहीं ली जाती, पीछे स्टिच नहीं लगाए जाते, एक एक करके जो फॉलिकुलर यूनिट्स हैं, जो बालों की जड़ें हैं, जो 2-2, 3-3 की सूरत में मौजूद होती हैं, उनको इकट्ठा निकाला जाता है। इसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सियन टेक्निक कहते हैं। ये रिलेटिवली कम इन्वेजिव है, इसमें पेन कम होती है, स्टिच नहीं लगते, इसका डाउन टाइम कम है, तो इसलिए आजकल पूरी दुनिया में ये टेक्निक बहुत ज्यादा फेमस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका पाकिस्तान में वन ऑफ पायनियर हूँ, जिन्होंने 2008-10 में ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इसमें पिछले 10-12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुली इस टेक्निक से लोगों को बाल मुहैया कर रहा हूं। और अगर देखा जाए तो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो नाकाम भी होते होंगे बहुत सी, और वो कितनी रेशो है उनकी जो नाकाम होते हैं और उनकी वजह क्या होती है, और अगर नाकाम होते हैं तो उनके बाद में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये जी बड़ा आपका खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन है। बुनियादी तौर पे ऑपरेशन के नाकाम होने की कई वजूहत हैं, उसके लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल
कि अगर आपने सर्जन चूज नहीं ठीक किया, वो क्वालिफाइड नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी किसी गलत टेक्निक से नाकाम हो सकता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है पेशेंट के एंड पे। अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट को कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बालों जनरलाइज बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और कई बीमारियां हैं जिनमें जो ब्लड, जो आपकी हेल्थ है स्किन की, वो मुतासर होती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, या पेशेंट स्मोकर है, अल्कोहलिक है, कोई मल्टीपल दवाइयों के ऊपर है, लेकिन पहले उसकी ठीक एवेल्यूएशन नहीं की गई, उन तमाम बीमारियों को पहले ट्रीट नहीं किया गया हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले। ये दो वजूहात। तीसरी वजह ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर पेशेंट ने सही फॉलोअप नहीं रखा, खुदा ना खास्ता उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, ठीक है, उसकी वजह, उनकी वजूहात की वजह से भी, उन वजूहात की वजह से भी उसकी जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे जिस वक्त आपको हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन करना है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपको अपनी हेल्थ को एवेल्युएट करना है। दूसरा, आपको डॉक्टर सही चूज करना है। तीसरा, आपने बाद में ठीक फॉलोअप करना है। फॉलोअप करना है और बाद में फिर हम कौन कौन सी एहतियात कर सकते हैं कि दोबारा ये चीजें मसला ना बने या गंजापन के शिकार ना हो? जो हेयर ट्रांसप्लांट है, अगर एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो जो बाल आपके पिछले हिस्से से आगे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, इनमें ये क्वालिटी है कि ये सारी जिंदगी कायम रहते हैं, ये वाले बाल नहीं उतरते। तो इसलिए इसमें तो एज सच कोई बड़ी वजह नहीं है कि बाल उतरेंगे, लेकिन जो आपके अपने बाल हैं हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा, उनके उतरने के चांसेस होते हैं। अगर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जन के मशवरे के साथ दवाइयां लेंगे और केयर करेंगे तो आपके अपने बाल भी कायम रहें, हेयर ट्रांसप्लांट वाले भी बाल कायम रहें, तो इस तरह आपके सर पे पूरे बाल नजर आएंगे। और अच्छी केयर भी करना बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल से। और जनाब, हम लोग बात कर रहे थे हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से और मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। डॉक्टर वारिस अनवर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वारिस, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और आप लोगों को भी अगर इस तरह की किसी भी चीज का या गंजेपन का शिकार है, खासतौर पर मर्द जिनके हैं, तो वो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि उनके जो बाल हैं वो भी बच सके और उनकी सेहत भी बच सके। तो जनाब, अभी यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। तो यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सुर और संगीत के हवाले से। तो गुज़श्ता दिनों हमने आपकी मुलाकात एक नन्ही मुन्नी फनकारा हादिया हाशमी से करवाई थी, जिन्होंने अपनी आवाज का सहर हर जगह बिखेर दिया था और हर कोई उनके सहर में जकड़ा हुआ था और जो सुनता था वो सुनता ही रह जाता था उनके गानों को। और हादिया हाशमी का ताल्लुक आपको पता है सुरताल अकेडमी से है और आज आपकी मुलाकात इसी म्यूजिक अकेडमी के एक और नन्ही मुन्नी फनकारा से करवाने जा रहे हैं, जो बहुत छोटी है लेकिन आवाज बहुत ही बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत आवाज है उनकी उम्र सिर्फ 8 साल है, लेकिन वो लेजेंडरी फनकारों के गीत इस महारत से गाती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। चले उनकी खूबसूरत आवाज में कुछ कलाम भी सुनेंगे उनसे और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है फिजा बतूल है। फिजा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फिजा, कितने साल की आप? मुझे पहले अपने खुद ही बताइए। मैं 8 इयर्स की। 8 इयर्स की है। और कब से आप सिंगिंग कर रही हैं? मुझे 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स हो रहे, मतलब आप अभी 8 साल की हैं और जब आप 4 साल की थी तब से आपने सिंगिंग स्टार्ट करती थी? जी। और शौक था आपको सिंगिंग का? जी, यानी पहले तो मेरे जो भाई हैं वो गाते थे। हाँ। तो यानी उनको देखकर मुझे भी शौक हो गया कि मैं भी गाने लगी ऐसे ही घर में ना। तो फिर वो भी सरजा के पास सुरताल म्यूजिक अकेडमी सीखते थे। हाँ। तो फिर वो भी मुझे लाए और फिर जब सरजा ने मुझे सुना तो उनको मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगी। अच्छा। और फिर उन्होंने भाई को कहा कि आप इसको अकेडमी लाएं। तो फिर मैंने अकेडमी ज्वाइन की और फिर सरजा मुझे सिखाते गए और डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आती गई मेरी वॉइस में। और फिर नेस्कैफे के ऑडिशन स्टार्ट हो गए और फिर सर जुल्फी हमारी एकेडमी आए और हमारी एकेडमी में से 10 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सिलेक्ट हुए और उसमें आप भी थी। जी। और जब आप भाई को देखती थी गाते हुए तो फिर आप इंस्पायर उनसे हुई कि मैंने भी गाना है, फिर उनके साथ गाया भी करती थी आप? जी, मैं गाती थी। तो फिर वो मुझे सरजा के पास लाया कि ये भी गाए थे।
तो मामा पापा ने क्या कहा, आप कर लो, इस साइड पे चले जाओ, मामा पापा ने सपोर्ट किया? जी बहुत सपोर्ट किया। जो मेरी टीचर्स हैं स्कूल की वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहती हैं कि जहाँ पर तुम सीखती हो ना हमें भी वहाँ पर सीखना है, हमें भी टीवी में आना है। मतलब अब वो भी आपसे इंस्पायर हो रही है और वो चाहती है कि वो भी आपकी तरह टीवी पर आए और सीखे। तो किस तरह की फीलिंग होती है जब लोग आपको पहचानते हैं कि आप अब गाना भी गाती हैं, मतलब छोटी सी उम्र में इतना कुछ आप कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि आप इतनी बड़ी सिंगर है, इतनी अच्छी आवाज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा और अच्छा लगना भी चाहिए जनाब, छोटी सी उम्र में वो इतना कुछ कर रही है। और आप देख रहते हैं चुलबुली सी हमारी ये एज होती है जिसमें हम लोग खेल कूद रहे होते हैं, लेकिन फिजा जो है वो अपना नाम बना रही हैं और पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रही हैं। तो फिजा पढ़ती भी हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ी हैं? मैं 4 में पढ़ी हैं। तो किस तरह मैनेज करती हैं पढ़ाई को भी और म्यूजिक को भी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है? फिर पहले यानी मैं स्कूल से आती हूँ, ठीक है, और जो स्कूल से होमवर्क मिलते हैं वो जल्दी से सारा कर लेती हूँ और याद भी कर लेती हूँ जो टेस्ट मिलते हैं। और जो फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है 2 आवर्स में यानी स्टडी कर लेती हूँ, और फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है और 2 आवर्स हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। 2 आवर्स आपने प्रैक्टिस करनी है गाने की? और फिर मैं घर आ जाती हूँ, ठीक है, और फिर खाना खा लेती हूँ और फिर सो जाती है। और कितने बजे फिजा सो जाती है? बस कोई इतनी ये नहीं टाइम मैंने इतना नहीं रखा हुआ, कभी भी सो जाती हूँ। कभी भी सो जाती है फिजा, जब भी किसी टाइम सो जाती है। तो फिजा और क्या आप किनको सुनती हैं ज्यादा? अगर बात की जाए तो कौन आपको ज्यादा पसंद है हमारे सिंगर्स? पुराने सिंगर्स में यानी मैडम नूर जहां, ठीक है, और यानी जो अब के सिंगर्स हैं उनमें आयमा बेग और सर आतिफ असलम। ये सारे आपको पसंद है और इनके गाने ज्यादा सुनती हैं और गाती भी हैं इनके गाने? जी। और 12 मार्च को सर आतिफ असलम की बर्थडे थी। अच्छा। और मैंने उनको विश भी किया और मैंने उनका सॉन्ग डेडिकेट किया, दिल दिया गल्ला। और मेरी विश है कि वो मेरा सॉन्ग सुने। जरूर जी, हमारी भी यही विश है और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं उनसे कि अगर वो हमारे ये शो देख रहे हो कहीं ना कहीं या उनका कोई फैन अगर देख रहा हो तो वो जरूर उन तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाए, फिजा की भी हमारी भी, कि वो उनका जो ये सॉन्ग है वो जरूर सुने। तो फिजा आप हमें अब क्या सुनाने वाली हैं, मुझे ये बताइए। मैं आपको सुनाती हूँ मैडम नूर जहां का सॉन्ग जदो होली जी। जरूर जरूर हम सुनेंगे जनाब, आप भी सुनिए और लुत्फ अंदोज होजिए और इनकी आवाज का जो सहर है मेरे ख्याल से आपको भी जकड़ लेगा। चले। जदो होली लेने मेरा ना, जदो होली लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदो होली लेने मेरा ना, सुनिए तू कूक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाल हो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक अड़ी कुट के ना फड़ मेरी बा, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदो होली लेने मेरा ना, सच्चे आदे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बता कोल जांदे हार वे, की एतबार जदो कहंदी यार मैनू सखिया, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदो होली लेने मेरा ना। बहुत अच्छा फिजा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया है। फिजा मुझे बताइए सॉन्ग के अलावा क्या आपको पसंद है, क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? एक्टिविटीज तो मेरी ये होती है कि मैं यानी तराने भी पढ़ती हूँ और सॉन्ग्स भी यानी गाती हूँ। और यानी नाच वगैरह भी पढ़ती हूँ और मुझे पेट्स पालने का बहुत शौक है। पाल के, और अभी है आपके पास कोई पेट घर में? जी। कौन सा पेट है? मैंने पिजन्स रखे हुए हैं। अच्छा। और पहले मैंने कैट भी रखी थी और फिर वो दे दी
और मुझे क्योंकि मेरी कोई बहन ही नहीं है तो मैं अकेली क्या करूँ घर में। और आप वो टेक केयर उनकी खुद ही करती हैं? जी। हाँ। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं तो कभी कभी उनके साथ सो भी जाती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातें होती है और इन्हीं की वजह से घर में रौनक भी होती है। तो फिजा आप घर में भी गाती रहती है हर टाइम गुनगुना रही है फिजा, जहाँ पे भी जा रही है फिजा गाने गा रही है? जी, मैंने फ़ोन में सर कहते हैं कि अपने फ़ोन में ना यानी हारमोनियम ऐप इंस्टॉल कर लें और डेली प्रैक्टिस किया करें 1 to 2 आवर। ठीक है। तो मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, एकेडमी में भी करती हूँ और घर में भी करती हूँ। घर में भी प्रैक्टिस करती हैं। तो फिजा कभी आपको ये हो कि बड़ा दिल कर रहा हो कोई चटपटी चीजें खाने का, क्योंकि आप बच्ची हो तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि ये नहीं, ये चीजें नहीं खानी, आइसक्रीम भी खानी पड़ती है, दिल करता है? तो मेरे पापा कहते हैं कि अगर ये चीज़ें खा लोगी ना तो आवाज़ ख़राब हो जाएगी, फिर कहीं गाओगी कैसे? तो फिर यानी मैं जब हॉलीडेज होती है ना स्कूल से, समर हॉलीडेज, तो तब मैं आइसक्रीम खा लेती हैं आइसक्रीम, थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती मगर थोड़ी थोड़ी, ताकि गला ना खराब हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी। बुरा भी लगता होगा कि मैं अब जो मेरी पसंदीदा डिशेज हैं और फेवरेट चीज़ें हैं मैं वो खा भी नहीं सकती, ऐसा है? तो जब स्कूल में जाती हो तो वहाँ पर भी बच्चे या टीचर्स फरमाइश करते हैं कि हमें ये वाला गाना सुनाओ? जी, जब फ्री पीरियड होते तो तब जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो कहती हैं हमें वाला सुनाओ, वाला सुनाओ, वाला सुनाओ। मैं कहती हूँ मैं कितने गाने सुनाऊँ तुम्हें। और मेरी टीचर्स भी कहती हैं कि जब यानी जब जो टेस्ट मिला होता है या जो भी काम टीचर देती हैं क्लास वर्क, तो जब वो कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा जो टाइम होता है उनमें वो भी सॉन्ग सुन लेते हैं। टीचर्स भी सॉन्ग सुनते हैं, वाह जनाब। और इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी काबिलियत का मुजाहिरा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिजा, नेस्कैफे की अगर बात की जाए तो जुल्फी सर के साथ अब जब आप काम कर रही थी तो कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर कर सके जो आपकी मेमोरी हो, जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे उनका कि ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो सपोर्टिव है। जी, बहुत सपोर्ट करते हैं वो, और डांटते बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसलिए मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जो हमारे सर हैं, सर जिया, वो भी बिल्कुल नहीं डांटते। अगर कोई गलत कर दे अकेडमी में तो उसको बताते हैं कि ऐसे करते हैं, डांटते नहीं है। और फिर जो सर जुल्फी हैं वो भी इसी तरह ही करते हैं, कोई यानी गलत कर दे तो फिर वो उसको डांटते नहीं है, यानी वो बहुत फ्रेंडली है और इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे थे और वहाँ पे सबके साथ मिलके फिर शरारतें भी करती थी? जी, वो पहले तो यानी जो हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स थे यानी उनके साथ तो यानी पहले मेरी फ्रेंडशिप थी, और मगर जो बाकी बच्चे थे ना उधर तो उनके साथ भी हो गई कि यानी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप नेस्कैफे में गा रही हैं तो आपको कैसा लगे, यानी उनके साथ भी यानी मेरी फ्रेंडशिप हो गई। हाँ, फ्रेंडशिप हो गई है। तो ठीक है फिजा, अभी मैं यहाँ पर अल्लाह हाफिज बोलूंगी सबको और आपने हमें एंड पर गाना सुनाना है, ठीक है? और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और फिजा बतूल से हमने एंड पर गाना भी सुनना है। मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मैं आप फिजा बतूल के ओवर कर रही हूँ और आप उनका गाना सुनिए। जी फिजा। अब मैं आपको सुनाऊंगी ग्रूव मेरा, और ये मैं मैम नसीबो लाल को ट्रिब्यूट कर रही हूँ, आयमा बेग को, ठीक है? अज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते, वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते, अज साडे मूड दी टोरी कुछ होरे, लोकी सारे घर बैठे फिर भी तशोरे, चम चम बत्तियां ने गेम है चक दी, आई एम रेडी ते आई एम शोर 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 शोर, अज वेखेगा करोड़ हो, वेखेगा करोड़ हो, अज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते, वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव मेरा।